Hello everyone, I am Annu and welcome back. We create chair holder. So friend, हम लोगों के MCQ सीरीज चली हुई है। कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस किए थे। आज हम उनसे आगे वाले अपने अकाउंटिंग के MCQ को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और किसी ने अगर पुराने वाली वीडियो नहीं देखी है, कल वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले हम 11 क्लासेस ले चुके हैं अपनी MCQ सीरीज से रिलेटेड। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सीरियसली कह रही हूँ गाइज, उनको एक बार जाके जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, तो आज फर्स्ट MCQ है वो क्या है? असर्शन क्या आपका? कैश फ्लो स्टेटमेंट एनहांस द कंपेरेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट। जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो क्या करती है? एनहांस करती है। क्या एनहांस करती है? कंपेरेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट की कंपेरेबिलिटी को। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेटमेंट है क्या है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। रीजन क्या है इसका? कैश फ्लो स्टेटमेंट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ यूजिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर द सेम ट्रांजेक्शन। जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट वो क्या करती है? एलिमिनेट कर देती है। किस चीज को एलिमिनेट कर देती है? यहाँ पे जो इफेक्ट है क्या? यूजिंग ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट, जो हम अलग अलग ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करते हैं किसके लिए? सेम ट्रांजेक्शन के लिए। तो उस इफेक्ट को कहीं ना कहीं हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करती है? रिड्यूस कर देती है, खत्म कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। ऐसा इसमें क्यों कहा? क्योंकि जो भी हम सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वो भी क्या? कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। और किसी तरह की भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं हम हर अलग अलग स्टेटमेंट के साथ, तो वो क्या होती है? यहाँ पे कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाती है। इसलिए जो आपकी कैश स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है? आपकी कंपेरेबिलिटी को और एनहांस करती है। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर ये असर्शन और रीजन दोनों क्या है? करेक्ट है, और उसको राइट एक्सप्लेन कर रहा है। आप इसको रीजन से असर्शन एक्सप्लेन कर लो या फिर असर्शन से क्या कर लो? रीजन को एक्सप्लेन कर लो। मतलब क्या, दोनों पे यहाँ पे कंपेरेबिलिटी क्या है? दोनों की इक्वल ही है, ठीक है। या फिर हम असर्शन से रीजन जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एनहांस करती है कंपेरेबिलिटी को, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो क्या कर देती है? एलिमिनेट कर देती है डिफरेंट ट्रीटमेंट किसके? हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है ना, हर एक ट्रांजेक्शन के। ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आप ऊपर से नीचे होगा तो आपको क्या देखना है? बिकॉज की सेंस आ रही है फिर नहीं आ रही, ठीक है। अगर आप नीचे से, अगर आप कंफ्यूज हो कि वो अच्छे से क्लियर है या फिर नहीं, बिकॉज की सेंस दे रहा है या नहीं, अगर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं तो उस केस में आप क्या करो? रीजन से असर्शन पे चले जाओ। बात तो एक ही है। रीजन से असर्शन पे जाओगे तो वहां पे क्या देखोगे? इसलिए कि सेंस आ रही है या फिर नहीं आ रही, ठीक है ना। मतलब तो क्या है, अगर ये दोनों हमारे क्या है, अगर वो सेंस दे रहे हैं तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी उसकी। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोथ ए एंड आर इज द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 के अकॉर्डिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज नॉन ऑपरेटिंग चार्ज ऑन प्रॉफिट। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपका क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो वहां पर जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज, वो क्या ट्रीट किया जाता है? नॉन ऑपरेटिंग चार्ज ऑन प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है इसमें, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है जो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम उसको नॉन ऑपरेटिंग चार्ज क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, वापस से उसको प्रॉफिट में एड बैक कर देते हैं अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रोविजन की। जो एक्चुअल टैक्स हमने पे किया है वो लास्ट में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट निकाल के वहां से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। लेकिन एक बार प्रोविजन होता है जो, वो क्या कर देते हैं? एड बैक कर देते हैं अपनी ऑपरेटिंग इनकम के, जो ऑपरेटिंग में से हमने क्या कर रखा है? उसको माइनस कर रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है? डिविडेंड ऑन शेयर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो डिविडेंड ऑन शेयर है वो क्या? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है एंड नॉट अ ट्रेडिंग चार्ज, ना कि वो चार्ज है। ये भी बात उसने बिल्कुल करेक्ट कही है। डिविडेंड देखो, हमें प्रॉफिट होगा तो हम पे करेंगे, अगर हमें प्रॉफिट नहीं है तो हम पे नहीं करेंगे। कोई चार्ज नहीं है ना। चार्ज का मतलब क्या? प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को पे करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा, कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर कंपनी को प्रॉफिट ना हो। लेकिन डिविडेंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए डिविडेंड क्या हमारा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी तो पे करेगी, वरना उसको पे नहीं करेगी, ठीक है ना। तब प्रॉफिट सरप्लस हमारे पास बचा है तभी हम उसको क्या करेंगे? पे करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बोथ स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23rd क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट उसके अंदर से क्या आपके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? डेप्रीसिएशन रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। जो आपकी डेप्रीसिएशन है वो क्या करता है?
टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। हेंस इट इज अ सोर्स ऑफ फंड। इसलिए क्या ये सोर्स ऑफ फंड है? तो आपका ये भी कहाँ से है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। क्या डेप्रिसिएशन को हम सोर्स ऑफ फंड की तरह ट्रीट करते हैं या फिर नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करते। याद है ना आप लोगों को? तो यहाँ पर जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो सोर्स ऑफ फंड नहीं है। रीजन पता होगा आपको क्यों है? क्योंकि वहां पे हम एक्चुअल पेमेंट नहीं करते और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ उन्हीं आइटम को लेते हैं जो एक्चुअल में जहां पे कैश फ्लो हुआ है, लेकिन डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं तो तब रिड्यूस करते हैं तो वहां पे एक्चुअल में कैश फ्लो नहीं हुआ होता, ठीक है ना। और हम कैश फ्लो में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, लेते हैं जिनसे एक्चुअल में कैश फ्लो इफेक्ट हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन रिड्यूस तो करता है टैक्स लायबिलिटी, ये तो हमने मान ली, लेकिन उसको सोर्स ऑफ फंड नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर रिजल्ट इन द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कि जैसे ही आपकी करंट लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, वैसे ही आपकी आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल, ठीक है ना। किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी क्या है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो बच्चों, हमारा टाइम तो लगता है, हमें पता है एमसीक्यू को करने में, हम थोड़े एमसीक्यू करते हैं लेकिन उनको डिटेल से करते हैं। यहाँ पर आपका दो बेनिफिट है। दो बेनिफिट कैसे? एक तो आपके एमसीक्यू कवर हो रहे हैं, साथ साथ आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथ साथ वो भी क्या हो रहे हैं? कवर हो रहे हैं। एमसीक्यू प्लस टॉपिक आपका क्या हो रहा है? इसके साथ कवर हो रहा है। क्लास आपके लिए रियलिटी में बहुत हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर कर रहे हो, साथ साथ अपने एमसीक्यू को भी कवर कर रहे हो कि आप इजिली एमसीक्यू को टैकल कर पाओ कि किस तरह से एमसीक्यू आते हैं आपके नेट के एग्जाम के अंदर। और उसी तरह के पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यू देती हूँ इन सीरीज के अंदर, ठीक है। फिर देखो आपकी थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द टर्म कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड। जो टर्म हमने पढ़ी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ही हम क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ही लेते हैं किसके अंदर? हम कैश फ्लो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैश का मतलब तो क्या? कैश तो नॉर्मल कैश, आपका बैंक बैलेंस, आपका कैश, आपके पास जो है कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या आ जाएगा? आपका शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट क्या इंक्लूड होती है? हाँ होती है। जो शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट आपके जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, हम उसको कैश इक्विवेलेंट क्रिएट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्जन किया डिबेंचर का किसके अंदर? इक्विटी शेयर के अंदर। क्या उससे फंड फ्लो होगा? कोई कैश वैसे आएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? ये भी गलत है, क्योंकि इससे कोई भी फंड फ्लो नहीं होगा। कन्वर्जन करेंगे हम डिबेंचर को इक्विटी शेयर के अंदर, क्योंकि कोई फंड तो आ नहीं रहा ना। हम कैश फ्लो के अंदर क्या लेंगे? तब कैश आएगा तो ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, वरना उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। Only non-cash expense are added to net profit to find out fund from operation। तो हम fund from operation निकालते हैं तो वहां पे only non-cash expense को रिकॉर्ड करते हैं, और कोई एक्सपेंस है उनको वापस से एडेड बैक नहीं करते, ठीक है। क्या हो जाएगा? पर ये स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ओनली नॉन कैश एक्सपेंस ही नहीं है जो हम क्या करते हैं? उनको एडेड बैक करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग जो हमारी इनकम है उनको भी क्या कर देते हैं हम? जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम उनको भी एडेड बैक करते हैं। ओनली यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4 और 5। सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, आई होप कि आपको कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो। फिर आगे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24th क्वेश्चन। आपका 24th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है। इन फंड फ्लो एनालिसिस current assets and current liability are shown separately in a statement of change in working capital। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रखा है कि इन फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को हम अलग अलग शो करते हैं वर्किंग कैपिटल का, तब हम क्या करते हैं? चेंज इन वर्किंग कैपिटल को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। वहां पे हम अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग सेपरेटली शो करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को फंड फ्लो बनाते हुए। आपको ये तो पता होगा ना, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए 3 तरह की स्टेटमेंट बनती है हमारी। कौन सी? चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्रॉम ऑपरेशन एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट बनते हैं क्या करते हुए? आपका फंड फ्लो एनालिसिस करते हुए, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए। और जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं, वहां पर भी 3 एक्टिविटी होती है हमारी। सबसे पहले कौन सी? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड हमारी कौन सी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड हमारी कौन सी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो सबसे पहले एक बिजनेसमैन क्या करता है? फाइनेंस इकट्ठा करता है, ठीक है ना।
उससे क्या आएगा, कैश आएगा, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। जो भी फाइनेंस इकट्ठा किया उसको क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। और जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, किस पर्पज के लिए किया है, अपने बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए। आप इन तीनों एक्टिविटी को ऐसे याद कर सकते हो रिवर्स, ठीक है ना। पहले फाइनेंस इकट्ठा करेगा, फिर उस फाइनेंस को जो इकट्ठा किया उसको इन्वेस्ट करेगा, और जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको कहाँ इन्वेस्ट करेगा, अपने ऑपरेशन में, अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को चलाने के लिए। और यही तीन एक्टिविटी हमारे किसके अंदर होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दे रखी है, इन कैश फ्लो एनालिसिस के अंदर जितना भी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, किसके अंदर, करंट एसेट्स के अंदर, वो सारा एडजस्ट कर दिया जाता है कहाँ पर, तब हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये बात इसने बिल्कुल करेक्ट कही, तब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको आंसर पहले से गिवन होता है, आपके पास पहले से गिवन होता है कि कितना कैश है, किसके पास, बिजनेस के पास, ठीक है ना, पहले से गिवन होता है। लेकिन जो भी एडजस्टमेंट हुई है हमें वो करके दिखानी होती है कि ये एडजस्टमेंट हुई है कंपनी बिजनेस के अंदर, जिसके कारण मेरे पास इतना कैश का बैलेंस क्या है, अवेलेबल है एट द लास्ट। आपके पास बैलेंस पहले से ही गिवन होता है आपके क्वेश्चन के अंदर कि ये बैलेंस है आपका, आपको सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना था, जो भी एडजस्टमेंट हुई है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या पूछ रखा, जितना भी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, किसके अंदर, आपके करंट अकाउंट के अंदर, वो आप सारा कब एडजस्ट करते हो, तब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, उसे सारा क्या कर लेते हो, एडजस्ट कर देते हो। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, और आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। एक स्टेटमेंट आपकी फंड फ्लो से थी, सेकंड स्टेटमेंट आपकी कहाँ से थी, कैश फ्लो से थी, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से, वेरी गुड। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल ने क्या किया, अब फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है रिलायंस कैपिटल, ठीक है ना, उसने लोन क्या किया, लोन ऑफ ₹1 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसने लोन क्रिएट किया 1 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के अंदर। तो ये बताना कि उसकी कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा। मैंने अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपकी 3 एक्टिविटी होती है। सबसे पहले आपकी कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड आपकी कौन सी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और थर्ड आपकी कौन सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपको ये बताना है कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर तो क्या आएगा, जितने भी आप ऑपरेशन करते हो बिजनेस के अंदर, डे टू डे जो उसके ऑपरेशन है, जिससे रिलेटेड वो बिजनेस है, वो सारी एक्टिविटी किसके अंदर आएंगी, ऑपरेटिंग के अंदर। इन्वेस्टिंग के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस ने, ठीक है ना, वो सारा पैसा जितना भी उससे फंड फ्लो हुआ है वो सारा कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर। और फाइनेंसिंग के अंदर जहां से बिजनेस पैसा रेज करता है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को चलाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जहां से पैसा रेज करता है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन ले लिए, ठीक है ना, इक्विटी शेयर इशू कर दिए, ये सारा कहां से आ जाएगा, फाइनेंसिंग। जहां पे बिजनेस क्या करता है, पैसे को रेज करता है, कहीं से भी पैसा इकट्ठा करता है, वो कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि जो भी रिलायंस कैपिटल है कोई, ठीक है ना, वो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, उसने 1 करोड़ रुपए का लोन, ठीक है ना, उसने 1 करोड़ रुपए का लोन बनाया, तो वो किसके अंदर, कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा आपका। तो यहाँ पर याद रखना, इसको फाइनेंसिंग के अंदर मत करना। क्यों, देखो आप कई बार बच्चे क्या सोचेंगे कि हम पैसा रेज कर रहे हैं बिजनेस से को चलाने के लिए, तो कैसे में आ जाएगा हमारा, फाइनेंसिंग के अंदर। पर एक बात पे भी फोकस करो, यहाँ पर क्या पूछ रखा है, उसका काम ही क्या है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। तो जो काम होगा वो जितना भी उससे फंड फ्लो होगा वो कहाँ जाएगा, उस कंपनी का, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा, ठीक है ना। ऑपरेटिंग के अंदर क्या आएगा, जो उसका डे टू डे वर्क है, उससे रिलेटेड जो भी काम है उसका, वो जाएगा उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कंफ्यूज मत होना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि उसका बिजनेस है या फिर क्या है वो, ठीक है ना। अगर मान लो इसका बिजनेस ना होता है, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई गुड से रिलेटेड, कोई गुड मैन्युफैक्चर करने वाली, तो उस केस में ये पैसा कहाँ जाता है, उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। लेकिन अभी इसका काम क्या है, फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। बात क्लियर हुई, वेरी गुड। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 26th क्वेश्चन, टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन इज द सम ऑफ पेमेंट मेड टू द, जो परचेज कंसिडरेशन की सम दी जाती है वो किसको दी जाएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 किससे अपडेटेड, आपका अमलगमेशन, ठीक है ना। इसमें हम 2 टाइप पढ़ते हैं, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज। तो इन द नेचर ऑफ परचेज मिस ने क्या कहा है, तब परचेज कंसिडरेशन दिया जाता है तो किसको दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर को, ठीक है ना। किसको मिलता है वो परचेज कंसिडरेशन, शेयर होल्डर को। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, व्हाई अमलगमेशन इज नोन टू बी इन द नेचर ऑफ परचेज।
वाई जो अमलगमेशन आपका क्या इन द नेचर ऑफ परचेज, उसको क्यों करता है कि नेचर ऑफ परचेज है, ठीक है ना, क्या रीजन है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कुछ स्टेटमेंट लिख करके आपको बतानी है कि ये स्टेटमेंट नेचर ऑफ परचेज से रिलेटेड है या फिर नहीं है, ठीक है। आपको ये डिफरेंस तो क्लियर होगा। हम दो टाइप ऑफ अमलगमेशन में दो टाइप्स ऑफ अमलगमेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा, इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर। इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या है, जहां पर कंपनी क्या कर लेती है, मर्ज हो जाती है, दो कंपनी आपस में अमलगमेट हो जाती है। इन द नेचर ऑफ परचेज में क्या, तब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कैसे एक्वायर कर ली, उसको कहते हैं इन द नेचर ऑफ परचेज। और इन द नेचर ऑफ मर्जर जब दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाए, ठीक है ना, उसका जो पर्पज है उसको मर्ज करने का क्या है, आगे उस बिजनेस को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इसके अंदर इन द नेचर ऑफ मर्जर के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर वो पांचों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अगर वो पांचों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो क्या हमारा इन द नेचर ऑफ परचेज है। बात क्लियर हो, यानी कि इन द नेचर ऑफ मर्जर कौन सा केस है, तब वो क्या कहलाएगा, इन द नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा, वो अमलगमेशन, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या देखते हैं, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द बुक वैल्यू। सारी की सारी एसेट ट्रांसफर हमने क्या कर दी, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दी। तो ये किसमें होता है, आपका इन द नेचर ऑफ मर्जर में होता है ये, ठीक है ना, परचेज में नहीं होता। अगर यहाँ पे मर्जर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट क्या होती, राइट होती, लेकिन यहाँ पे परचेज लिख रखा तो इसके मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये परचेज के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन होल्डली। जो इश्यू के इक्विटी शेयर हमने क्या कर दिया, उनको पूरा, उनको क्या, जो भी हमने पेमेंट की है वो किसके थ्रू की है, सारी इक्विटी शेयर के थ्रू क्या की है, पेमेंट की है, सिर्फ फ्रैक्शनल शेयर को छोड़ के। तो ये भी किसका पार्ट, आपका नेचर ऑफ मर्जर का, ना कि नेचर ऑफ परचेज का। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर होल्डिंग 90% ऑफ द इक्विटी शेयर इन द ट्रांसफर्ड कंपनी बिकम शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो ये स्टेटमेंट आपकी कहाँ से है, इन द नेचर ऑफ मर्जर, ना कि इन द नेचर ऑफ परचेज। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। आपकी राइट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, नन ऑफ देवो, मतलब कि नन ऑफ देवो का मतलब क्या है कि इसके अंदर से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो किसके रिलेटेड है, आपकी नेचर ऑफ परचेज से रिलेटेड है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी नेचर ऑफ मर्जर से रिलेटेड है। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड वेयर इट विल बी एडजस्टेड द शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कंपनी एंड द डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन पेड, कि जो भी कंसिडरेशन पे किया गया है अगर उनके बीच में कोई भी डिफरेंस है, मान लो जो भी कंसिडरेशन है वो ज्यादा है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, अगर जो कंसिडरेशन पे किया है वो क्या है, कम है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार काफी टाइम नेट के एग्जाम में पूछ चुका है आप लोगों से। तो इस केस में अगर वो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है तो उस केस में वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, तो वो आपको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल रिजर्व के अंदर। तो यहाँ पे बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरल रिजर्व के अंदर क्या किया जाएगा, वो रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करती यहाँ पर परचेज मेथड की और उस वक्त कंसिडरेशन में कोई डिफरेंस होता तो वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता, तो वो रिकॉर्ड किया जाता अगर जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, जो भी अमाउंट पे की गई है वो अमाउंट ज्यादा पे की गई है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, गुडविल के अंदर। अगर वो अमाउंट कम होती जो पे की है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, आपकी कैपिटल रिजर्व के अंदर। लेकिन यहाँ पर बात किसकी कह रही है, वो इंटरेस्ट पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की, ठीक है ना, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात कर रहा है वो। तो उस केस में वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ओनली जनरल रिजर्व, ठीक है ना। अगर कम अमाउंट तो डेबिट कर देंगे, अगर ज्यादा अमाउंट तो क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे पहले डिफरेंस आपका पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड के अंदर, ठीक है। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या कह रहा है आपका, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज वन इन विच द एसेट्स, लायबिलिटी एंड रिजर्व आर कंबाइंड एंड शोन एट देयर हिस्टोरिकल वैल्यू। तो मैंने अभी बताया था पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड आपका कहाँ पर यूज होता है, तब आपका जो नेचर ऑफ मर्जर, जो भी अमलगमेशन हुआ कैसे हुआ है, नेचर ऑफ मर्जर के थ्रू हुआ है, वहां पर हम यूज करते हैं किसको, पुलिंग इंटरेस्ट मेथड को। तो यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ क्या, जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है वो आपका एक अकाउंटिंग मेथड जिसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटी, ठीक है ना, और जो रिजर्व है वो कंबाइंड शो किए जाते हैं किसके ऊपर, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर। और नेचर ऑफ मर्जर के अंदर तो हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू के ऊपर एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है ना, ना कि मार्केट वैल्यू के ऊपर। मार्केट वैल्यू में कहाँ शो करते हैं, परचेज मेथड के अंदर। बात को याद रखना, ठीक है। फिर आगे क्या है, ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन की डेट के ऊपर, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे एप्लीकेबल, यहाँ पे नेचर ऑफ मर्जर की केस में क्या है एप्लीकेबल, जो मैंने अभी आपको बताया है।
ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, आपकी परचेज मेथड की, तो परचेज मेथड आपका जो आपका अकाउंटिंग मेथड है वो वहां पर यूज किया जाता है जहां पर एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर की जाती है किसके ऊपर, आपकी मार्केट वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना, इन दी बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट के अंदर, ठीक है ना, एज द ऑन द बेसिस ऑफ अमलगमेशन। और ये किसके बेस पे किया जाता है, ये आपका जब आपकी एप्लीकेबिलिटी का हो एक्विजिशन, तब वो एक्वायर किया मतलब नेचर ऑफ परचेज, तब आपने परचेज से क्या क्या हो, एक्वायर किया गया हो कि उस कंपनी को, तो उस केस में मेथड ऑफ परचेज मेथड क्या किया जाता है, आपका अडोप्ट किया जाता है। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं देखो एक डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं, एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं इसका, तो क्या बनेगा आपका अमलगमेशन। आपका अमलगमेशन होगा वो दो टाइप से होगा, अमलगमेशन दो टाइप से, कौन सा, नेचर ऑफ मर्जर और सेकंड आपका नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। और नेचर ऑफ मर्जर के अंदर अगर मेथड यूज करूँ तो कौन सा मेथड यूज करती हूँ मैं, अपना मेथड यूज करती हूँ पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ठीक है ना। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड आपका किसमें यूज होता है, आपका मर्जर के केस में, और परचेज मेथड आपका किसमें यूज होता है, नेचर ऑफ परचेज के अंदर। क्यों, क्योंकि नेचर ऑफ मर्जर में जो एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू बुक वैल्यू पे शो की जाती है, ठीक है, और नेचर ऑफ परचेज में आपकी किस वैल्यू पे शो की जाती है, आपकी मार्केट वैल्यू पे शो की जाती है, ठीक है। इसकी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर, ट्रांसफर की बुक ऑफ अकाउंट के अंदर, और उसकी चार कंडीशन और बच गई। अगर वो कंडीशन फुलफिल है तो नेचर ऑफ मर्जर होगा, वरना नेचर ऑफ मर्जर नहीं होगा। अब वो आपका छोटा सा होमवर्क है कि वो कंडीशन आप लोग पढ़ोगे, वो चार कौन सी कंडीशन जिस केस में वो क्या कहलाएगा, नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा, ठीक है ना। अगर उन जो भी पांच ओवरऑल कितनी कंडीशन, आपकी पांच कंडीशन है, एक तो मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है ना, और चार और बच गई आपकी, वो आपको खुद रीड करनी है। अगर उनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं है तो आपकी क्या बन जाएगा, वो नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट 29 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन अ स्कीम ऑफ reorganization number of shares surrendered by shareholder is transferred to, ये आपका है बच्चों क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना। तब हम रिकंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, कौन सा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन द स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, तब रीऑर्गेनाइजेशन की जाती है कंपनी की, किसका, नंबर ऑफ शेयर की, ठीक है ना, जो सरेंडर किए गए किसके द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा, तो वो सरेंडर शेयर कहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे, जल्दी से इसका आंसर बताओ बिल्कुल। इसका आंसर क्या होगा, जितने भी शेयर सरेंडर किए गए हैं वो किए जाएंगे कहाँ पर, ट्रांसफर किए जाएंगे आपके शेयर सरेंडर अकाउंट के अंदर, क्या, ट्रांसफर। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या आपका, अमाउंट सेक्रीफाइस बाय शेयर होल्डर, अमाउंट सेक्रीफाइस कर दी किसने, शेयर होल्डर ने, वो कहाँ क्रेडिट की जाएगी, वहां पे सरेंडर शेयर किए तो यहाँ पे क्या किया है, अमाउंट को सेक्रीफाइस किया है, तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, होगी जो भी अमाउंट सरेंडर की है शेयर होल्डर ने, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। कहाँ रिकॉर्ड होगी वो, आपकी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। बात याद रहेगी है, ठीक है। शेयर सरेंडर की और शेयर सरेंडर अकाउंट बना जाएगा, वहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, जितनी भी अमाउंट सरेंडर की वो कहाँ की जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, ठीक है। अगर कोई अमाउंट क्रेडिटर ने सरेंडर की है, जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जो भी अमाउंट सरेंडर की है, अगर कुछ अमाउंट उन्होंने सरेंडर की है, मान लो बैंक को हमें लोन पे करा था, उन्होंने कुछ अमाउंट सरेंडर कर दी कि हम इतना लोन के अमाउंट आपसे नहीं लेंगे, तो वो भी आपकी कहाँ जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर ही जाएगी, ठीक है ना। वो अमाउंट हमारी क्या हुई है, रिडक्शन। अब हमारा 31st क्वेश्चन क्या है, if there is any balance in the capital reduction account after writing of all the accumulated losses, then the same is the transfer to, तो वो सारा कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो देखो जो भी मैंने एक्यूमुलेटेड लॉस था वो क्या कर लिया, कवर कर लिया, कहाँ से, अपना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अमाउंट उसके अंदर लेफ्ट है, कोई अमाउंट बच गई उसके अंदर, तो वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर की जाएगी, वो सारी अमाउंट आपकी ट्रांसफर की जाएगी बच्चों कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर आप जो भी शेयर होल्डर हैं वो क्या कर लेते हैं, अपनी जो भी शेयर होल्डिंग कोई भी अमाउंट उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। जिस हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा था, जो भी अमाउंट सेक्रीफाइस की है किसने, शेयर होल्डर ने, ठीक है ना, वो कहाँ क्रेडिट की जाएगी, वो क्रेडिट की जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये ही आपका क्या है, अकाउंट है वो जिसकी वो बात कर रहे हैं। मान लो कोई क्रेडिटर है, उन्होंने भी अपनी अमाउंट कोई अमाउंट छोड़ दी, ठीक है ना, कंपनी से वो ले नहीं रहे, उन्होंने अपनी अमाउंट छोड़ दी, गिव अप कर दी। फॉर एग्जांपल बैंक ने लोन दे रखा था, वो अमाउंट कुछ अमाउंट थी, गिव अप कर दी, ठीक है। या फिर कोई और क्रेडिटर है, उन्होंने अपने अमाउंट क्या कर दी, गिव अप कर दी, कंपनी को उन्होंने छोड़ दी, तो वो जो अमाउंट रिडक्शन की है उन लोगों ने, वो भी कहाँ जाएगी, सारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लो कंपनी रिवैल्यूएशन करिए अपनी एसेट्स का,
और जो रिवैल्यूएशन किया एसेट्स का, उसके अंदर क्या हुआ, कंपनी को एसेट्स के अंदर लॉस हुआ, तो वो लॉस कहाँ से कवर किया जाएगा, आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है। यहीं पर वो लिख रखी सारी बातें, क्या आपकी जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस क्या है आपका, मान लो फॉर एग्जांपल आपने कंपनी की एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया और वो लॉस आया, वो उस लॉस की बात कर रही है, ठीक है। और वो लॉस कहाँ से कवर किया जाएगा, आपका आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से कवर किया जाएगा। अगर वो कवर करने के बाद फिर भी कुछ अमाउंट उसके अंदर बच जाते हैं आपके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, तो वो अमाउंट सीधे आपके ट्रांसफर कर दी जाएगी कहाँ पर, आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। यहाँ पे तीनों अकाउंट क्लियर हुआ आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसलिए ध्यान से करना थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 32nd क्वेश्चन क्या कह रही है, ओवर कैपिटलाइजेशन रिजल्ट फ्रॉम, जो ओवर कैपिटलाइजेशन है वो किसके कारण होता है। पहले मेरे को आप लोग ये बताओ कैपिटलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन, और फिर ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है और अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस जल्दी बताओ। अगर मैं आपको बताऊं कैपिटलाइजेशन क्या होता है, अगर जिसको नहीं पता, जिसको पता है तो फिर भी सुन लो, ठीक है। कैपिटलाइजेशन क्या होता है आपका, मान लो फॉर एग्जाम्पल कंपनी को क्या करना है, हम जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं ना अपना, फाइनेंसिंग डिसीजन की पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है, उसका ही एक पार्ट है वो क्या, कैपिटलाइजेशन। उसी के अंदर आता है कैपिटलाइजेशन, मतलब कि आपका कि जो भी आपने क्या किया है, पैसा इकट्ठा किया है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है ना, कितना पैसा आपको रिक्वायरमेंट है अपने उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जितना पैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा, जितनी कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट होगी उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको ही हम क्या कहते हैं, एक तरह से कैपिटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब जितना भी पैसा आपको, कितना पैसा रिक्वायरमेंट है आपको, आप कैसे पता लगाओगे कि आपको कितना प्रॉफिट अर्न करना है, कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आसपास की इंडस्ट्री में, और आपको कितना प्रॉफिट अर्न करना है, उसके बेस पे आपको जितनी भी अमाउंट चाहिए उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, वो ही आपकी क्या होगा, वो जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उस बिजनेस के अंदर, वो ही आपकी क्या कहलाएगी वहां पे, वो जो अमाउंट जितना भी आपको प्रॉफिट चाहिए, जितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको ही आप क्या होगा यहाँ पे कैपिटलाइजेशन। उसके बाद बात आती है क्या, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन की बात। अब ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है और अंडर, देखो ओवर का मतलब क्या है, ओवर मतलब कि ज्यादा होना, कि आपने कैपिटलाइजेशन कैपिटल ज्यादा लगा रखी है, लेकिन जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है सेम इंडस्ट्री से जो आपको मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने पैसे लगा रखे 5 लाख रुपए, ठीक है ना, और जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, जो नॉर्मल जो इंडस्ट्री है ना सेम पैसा 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी क्या कर रहे हैं, वहां से अर्न कर रहे हैं, जो और इंडस्ट्री है सेम टाइप ऑफ बिजनेस है आपके जैसा, लेकिन आपने कितना लगा रखा है, 5 लाख रुपए लगा के वो सेम टाइप ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, आपका किसका एग्जाम्पल हुआ, ओवर कैपिटलाइजेशन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। अगर मैं इसके प्रॉब्लम बताऊं तो प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो सकती है आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन से, सिंपल सी बात है, कंपनी को, जो कंपनी है क्या क्या रीजन है कि कंपनी को क्या हुआ, ओवर कैपिटलाइजेशन का, ओवर कैपिटलाइजेशन हुआ, क्या क्या रीजन हो सकते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन होने के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन, मान लो जो बिजनेस है उसने अपना बिजनेस ही कब स्टार्ट किया, तब इन्फ्लेशन था, तो उसको हर चीज क्या होगी, महंगी मिली होगी उसको, ठीक है ना, उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा पैसा, ठीक है, एक रीजन ये हो सकता है। सेकंड रीजन क्या हो सकता है कि जो आपने एसेट्स परचेज की है वो इन्फ्लेशन के टाइम एसेट परचेज की है। थर्ड, आपकी मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही, एक रीजन ये भी हो सकता है आपका किस चीज का, ओवर कैपिटलाइजेशन का। ये कुछ रीजन आपके किसके, सारे आपके ओवर कैपिटलाइजेशन के। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं कि आपने ओवर एस्टिमेशन कर लिया, किसका, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो जितनी कैपिटल आप लोगों को लगानी थी आपने क्या कर लिया, उसका ओवर एस्टिमेशन कर लिया, एक रीजन यहाँ पे ये भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ ओवर एस्टिमेशन का मतलब क्या, ओवर एस्टिमेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ओवर कैपिटलाइजेशन के केस में मान लो पैसे की सिर्फ 4 लाख की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपने तब एस्टिमेशन लगाया तो आपको आप एस्टिमेशन क्या लगा कि मेरे को 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो आपने क्या लगाया वहां पे, और में एस्टिमेशन लगा लिया ना कि 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट, लेकिन आपने कितना लगाया एस्टिमेशन 5 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपए आप लोन तो आपने पैसा तो इकट्ठा किया होगा, अब उसके ऊपर जो भी आपकी कॉस्ट है वो तो आप पे कर रहे होंगे, लेकिन वो बिजनेस में अभी यूज हो ही नहीं रखा, बिजनेस में तो कितना 4 लाख रुपए लगे हुए हैं, तो ये भी किसका रीजन, आपका ओवर कैपिटलाइजेशन का रीजन है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्या थे इसके रीजन थे। अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो रेमेडी क्या क्या रेमेडीज हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन को क्या किया जाए, कम किया जाए, ठीक है। पहली बात, जो भी आपने इन्फ्लेशन के टाइम जो भी प्रोडक्ट क्या कर रखा था, जो भी एसेट्स परचेज की होंगी उनका दोबारा से क्या कर दो, रीवैल्यूएशन कर दो, ठीक है। एक 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 ये रेमेडी है। एक रेमेडी क्या है कि जो भी आपके डिवेंचर है, ठीक है ना, मान लो कोई भी हाई रेट इंटरेस्ट के डिवेंचर है, आपने तब वो पैसा लगाया था उस वक्त इन्फ्लेशन था, तो उस वक्त हाई रेट का आपने क्या किया होगा, इंटरेस्ट पे डिवेंचर को रेज किया होगा।
अब उनको रिडीम करके दोबारा से नई डिवेंचर क्या कर दो, इश्यू कर दो, ठीक है ना, जो उनसे रेट क्या उनका कम हो, क्योंकि अब नॉर्मली सिचुएशन आ चुकी है, ठीक है, तो उनको क्या कर दो, रिडीम कर दो उन डिवेंचर को। एक रीजन, एक रेमेडी के आपकी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये कुछ रेमेडी है किसकी, आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन को कम करने की। तो यहाँ पे ओवर कैपिटलाइजेशन क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अंडर कैपिटलाइजेशन की। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने अमाउंट कम लगा रखी है और वहां से जो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है ना, जो सेम टाइप ऑफ बिजनेस है, वो ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू दूसरे बिजनेस से, वो आपका क्या होगा, अंडर कैपिटलाइजेशन। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन के, बिल्कुल उसका अपोजिट किसका, आपके ओवर कैपिटलाइजेशन का। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि आपने वो बिजनेस इन्फ्लेशन में स्टार्ट किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपने बिजनेस तब स्टार्ट किया हो तो क्या हो, डिफ्लेशन हो सकता है जो एसेट्स आपने परचेज की है वो सब डिफ्लेशन चल रहा हो, तब आपने क्या किया हो, उन एसेट्स को परचेज किया हो, ठीक है ना। ये कुछ रीजन हो सकते हैं किसके, आपके अंडर कैपिटलाइजेशन के। और एक हो सकता है कि आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, आप कम डिविडेंड क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। और एक हो सकता है कि आपने क्या बना रखे हो, सीक्रेट रिजर्व बना रखे हो, ये भी तो रीजन है ना अंडर कैपिटलाइजेशन का। मान लो जो बिजनेस है उसने पैसे तो बाहर क्या दिख रहा है कि 50 लाख रुपए लगा रखे हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन उसके सीक्रेट रिजर्व पड़े 10 लाख के, पैसा तो वो भी यूज हो रहा है लेकिन दिख कितना रहा है, 50 लाख रुपए ही दिख रहे हैं, ठीक है ना, कि उसके ऊपर हम इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन 10 लाख के क्या है, आपके सीक्रेट रिजर्व है। एक ये भी क्या शो कर सकता है कि आपकी फर्म कैसी है, अंडर कैपिटलाइजेशन है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, आपके इफेक्ट की, तो इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, अगर इफेक्ट होगा तो हाई डिविडेंड आपको क्या पे करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, हाई कैपिटल गेन होगा, ठीक है, हाई कैपिटल गेन फॉर इन्वेस्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, इसकी इफेक्ट है। अगर मैं और इफेक्ट की बात करूँ तो और क्या होगा, यहाँ पे शेयर प्राइस हो जो कंपनी के वो क्या हो जाएंगे, हाई शेयर प्राइस हो जाएंगे, इसके आपकी कंपनी के प्राइस क्या होंगे, हाई शेयर प्राइस होंगे, ठीक। जो भी आपको लोन हो वो इजिली मिल जाएगा, ठीक है। और फिर जो आपकी कंपनी की इमेज है वो क्या एक तरह से पॉजिटिव इमेज होगी, और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या होंगी, एनकरेज होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इसके कुछ इफेक्ट थे। अगर मैं बात करती हूँ इसके किसकी, रेमेडीज की, देखो अंडर कैपिटलाइजेशन चाहे हो उसके शॉर्ट टर्म के लिए तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड की बात करें तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं, किसके ऊपर, एक फर्म के ऊपर। नेगेटिव इफेक्ट की बात करूँ तो इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे एक फर्म के लिए, इसके सबसे पहले अगर हम इसके नेगेटिव इफेक्ट की बात करते हैं तो कंपटीशन क्या हो सकता है, आगे फ्यूचर में इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हर एक को लग रहा है कि यहाँ से क्या है प्रॉफिट ज्यादा है, तो और कंपटीटर क्या करेंगे मार्केट के अंदर, एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, एक प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेकुलेशन इन शेयर प्राइस हो सकता है, ठीक है ना, ये भी इसकी क्या है, एक प्रॉब्लम है। जो भी कंपनी की इमेज वो कैसी बनेगी, डाउटफुल इमेज बन जाएगी कंपनी की, किसके माइंड में, कस्टमर के माइंड में डाउटफुल इमेज बनेगी। डाउटफुल क्यों, कस्टमर को क्या लगेगा कि जो ये फर्म है और सब फर्म से क्या करे, ज्यादा अर्न करे, कहीं हमसे ही ज्यादा पेमेंट, ज्यादा तो प्राइस चार्ज नहीं कर रही, या फिर कम क्वालिटी, वर्स क्वालिटी तो हमें सेल नहीं कर रही, ठीक है ना। तो कस्टमर के माइंड में एक डबल इमेज बन सकती है कंपनी के लिए। ये कुछ चीजें जो कंपनी के लिए क्या कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अंडर कैपिटलाइजेशन के केस में। अगर मैं बात करती हूँ इसकी रेमेडी की, रेमेडी में क्या आ जाएगा, कंपनी क्या करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोनस शेयर को इश्यू कर दे, ठीक है। अगर बोनस शेयर को इश्यू करेगी तो बोनस शेयर क्या फ्री में इश्यू किए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही बोनस शेयर को इश्यू करेगी तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्या, जिसके पास शेयर ज्यादा हो जाएंगे और जो अमाउंट उतनी ही मिलेगी। मान लो पहले 5 रुपए पर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता था, अब बोनस शेयर इश्यू कर दिए, अब क्या होंगे, जो शेयर जो 5 रुपए मिलता था अब क्या मिलेंगे पर शेयर पे, वो अमाउंट कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और बात करूँ तो क्या कर सकते हो, आप रीवैल्यूएशन कर सकते हो अपनी एसेट्स का। मान लो आपने डिफेक्शन के टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया था, अब उस एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो रखी है, तो क्या कर दो, अपनी रीवैल्यूएशन कर दो एसेट्स का। तो वहां पर भी जो भी प्रॉब्लम है किसकी, आपकी अंडर कैपिटलाइजेशन की, वो क्या हो जाएगी, वहां पे रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है और अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ठीक है अच्छे से। अब देखो हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन रिजल्ट फ्रॉम, जो ओवर कैपिटलाइजेशन है वो किसके कारण होता है, ठीक है। ओवर कैपिटलाइजेशन की, ओवर कैपिटलाइजेशन आपका किसके कारण होता है, यहाँ पे ये पूछ रखा है। तो देखो पेमेंट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट फॉर गुडविल की, आपने ज्यादा पेमेंट कर दी, किसकी, आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ गुडविल पेमेंट कर दी, ठीक है। या फिर अंडर एस्टिमेटिंग द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया क्या, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। या फिर रेजिंग मोर मनी देन कैन बी प्रॉफिटेबली, जितना उसका यूज था उससे ज्यादा अमाउंट आपने क्या कर ली, रेज कर ली,
तो यहाँ पर हर एक पॉइंट को कवर कर रहा आपका ये, ठीक है ना। आपने क्या किया, जितना पैसा आपको रिक्वायरमेंट था उससे ज्यादा पैसा आपने क्या कर लिया, रेज कर लिया, ठीक है ना, कंपेयर टू अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के। तो यहाँ पे एक ये रीजन आप किसके, आपके ओवर कैपिटलाइजेशन का सबसे मेन रीजन आपका क्या, रेजिंग मोर मनी देन कैन बी प्रॉफिटेबली यूज, जितना उसका यूज था प्रॉफिटेबली से आपने कहीं ज्यादा क्या कर लिया, अमाउंट को रेज कर लिया, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। अब देखो आपका 33 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा है जो अंडर कैपिटलाइजेशन को क्या करता है, लीड करता है, अंडर कैपिटलाइजेशन को जो इंक्रीज करता है, क्या रीजन है इसके अंदर से। तो रेजिंग ऑफ मोर मनी बाय इश्यू ऑफ शेयर, आपने ज्यादा मनी क्या कर ली, रेज कर ली इश्यू ऑफ शेयर के, ये अंडर कैपिटलाइजेशन है। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब क्या है कि कैपिटल कम लगा रखी है और प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ तो ये पॉइंट होगा नहीं आपका, ठीक है ना। एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स ऑन एक्सेसिव अमाउंट, एक्सेसिव अमाउंट से ज्यादा एसेट्स को एक्वायर कर लिया, ये भी अंडर कैपिटलाइजेशन आपका नहीं है। ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग फॉर एंटरप्राइज, ठीक है, आपने क्या किया, ओवर एस्टिमेशन कर लिया अर्निंग का, फिर अंडर एस्टिमेशन। अब मेरे को सोच के बताओ, अंडर कैपिटलाइजेशन के केस में आपने क्या किया होगा, ओवर एस्टिमेशन लगाया होगा, फिर अंडर एस्टिमेशन लगाया होगा इसका, सिंपल सी बात, आपने क्या किया होगा, अंडर एस्टिमेशन किया होगा किसका, अपनी रेट ऑफ अर्निंग का। अगर आप ओवर एस्टिमेशन लगाया होता तो वो किसका रीजन बन जाता आपका, वो बन जाता आपका ओवर कैपिटलाइजेशन का रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर से ट्रू नहीं है वो बतानी है आपको, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है कॉस्टिंग का, ये स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, कॉस्टिंग का। यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसने राइट दे रखी है, हमें क्या बतानी है, जो ट्रू नहीं है, ठीक है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग all element of cost are divided into fixed and variable components, जितने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सारे सारे एलिमेंट डिवाइड किए गए हैं दो कॉस्ट के अंदर, फिक्स्ड और वेरिएबल, पता होगा ना आपको, दो ही एलिमेंट लेते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। आपको याद होगा कैसे करते हैं हम, सेल में से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, हमारा क्या निकल के आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या माइनस करते हैं इसके अंदर से, फिक्स कॉस्ट, और क्या निकल के आता है हमारा प्रॉफिट। तो हमने कॉस्टिंग लेते हैं तो दो एलिमेंट लेते हैं कॉस्ट, कौन कौन से एलिमेंट लिए हमने कॉस्ट के, वेरिएबल कॉस्ट, हमारी फिक्स कॉस्ट, और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जल्दी बताओ, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है वो बताता है हमें कॉन्ट्रीब्यूशन, और प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट हमें लास्ट में निकल के आता है हमें ओवरऑल प्रॉफिट बताता है कि फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना बचा, और कॉन्ट्रीब्यूशन का बताता है कि जो वो प्रोडक्ट है उसको उसकी कॉस्ट को लेस करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट आया है, उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है वो बताता है हमें कौन, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस बात को याद रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट में क्या है मेरी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, अभी मैंने बताया, क्या मैंने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को ट्रीट किया है प्रोडक्ट की कॉस्ट को की तरह, बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्ट का प्रॉफिट तो मैंने कब निकाल लिया, फिक्स कॉस्ट से पहले ही, कॉन्ट्रीब्यूशन के केस में ही यहीं पे निकाले मैंने क्या, प्रोडक्ट का प्रॉफिट, ठीक है ना। कॉन्ट्रीब्यूशन केस में तो मैंने प्रोडक्ट का प्रॉफिट की बात कर ही नहीं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का प्रॉफिट तो मैं कैलकुलेट करती हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो उस केस में मैं फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करती, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी, ठीक है। फिर अगली स्टेटमेंट क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस की टेक्निक तो है, यहाँ पे क्या कह दिया, नहीं है, तो इस स्टेटमेंट तो क्या अपने आप ही गलत है, तो सी और डी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अपन से क्या हो जाएगा, सी और डी, सी इज द राइट आंसर, बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये बतानी है। बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, लेकिन बात किसके बारे में कर रखी है, आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में कह रही है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करूं तो उस केस में आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है दोनों को कंसिडर किया जाता है किसकी तरह, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट की तरह, बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरी, इसके अकॉर्डिंग राइट स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर अगली स्टेटमेंट आप क्या है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग all element of cost are divided into production, administration and selling and distribution, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जितने भी कॉस्ट के एलिमेंट है वो डिवाइड कर दिए जाते हैं किसके अंदर, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट।
तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हाईलाइट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग नेट प्रॉफिट पर यूनिट। ऐसा करता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना, अपोजिट दे दिया इन्होंने। मार्जिनल कॉस्टिंग तो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट प्रॉफिट पर यूनिट। इस बात को भी याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, नेट प्रॉफिट पर यूनिट, और मार्जिनल कॉस्टिंग आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रिप्रेजेंट करता है। तो सी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 का सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को, ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेना इसको, ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन सेल इन यूनिट ऑफ डिस्क्राइब प्रॉफिट इफ फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 15,000 है, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना आपका 5,000 है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है आपकी 20 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी 16 रुपए। आपको क्या डिटरमाइन करना है, कितनी सेल यूनिट आप क्या करोगे, कितनी यूनिट आप सेल करोगे इतने डिजायर्ड प्रॉफिट पे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो याद होगा, मेरे को ये फॉर्मूला बताओ कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उससे ही ड्राइव क्या होगा आपका डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला ड्राइव होगा। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर आपको किसमें निकालना है, यूनिट में निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्यों लेते हैं हम लोग, फिक्स कॉस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि जहां पर आपका कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा, फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा, वहीं पर क्या पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। इसलिए हम सबसे ऊपर क्या लेते हैं, फिक्स कॉस्ट लेते हैं, कि जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट क्या होगी, अमाउंट दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, तो वो मेरे को निकलेगा ब्रेक इवन पॉइंट। अब मेरे को देखो यहाँ पे दोनों इक्वल है, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट क्या है, मेरे दोनों इक्वल है। ये मेरा क्या होता है, इसका सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या निकलाएगा आपका प्रॉफिट। अगर मेरे दोनों सेम सेम, मान लो ये भी 20,000 है, ये भी 20,000 है, तो मेरा प्रॉफिट क्या है, जीरो। तो मेरा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हरदम फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ पे। अगर मान लो मेरे को कुछ अमाउंट प्रॉफिट चाहिए, तो इसने क्या कहा कि जो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट हो कितना, यहाँ पे 5,000 है। तो सिंपल सी बात है, मेरे को 5 जगह प्रॉफिट चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट के अंदर मैं ये डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड नहीं कर दूंगी, तो अपने आप मेरा क्या निकलाएगा, मेरे को ये पता लग जाएगा कि मेरे को कितनी यूनिट क्या करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, क्या करने के लिए, 5,000 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के अंदर अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कितने गिवन, आपको 15,000 गिवन है, और डिजायर्ड प्रॉफिट कितना आपको 5,000, ठीक है। और आपको क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पता है कैसे निकलेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आपका 20 है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी 16 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 20,000 से, तो कितना आएगा अपना 5,000 यूनिट, ठीक है ना। तो यूनिट में पूछ रखा था, हमारा आंसर क्या जाएगा 5,000 यूनिट निकलाएगा। बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37, कि गिवन ब्रेक इवन सेल आर 40,000, आपकी जो ब्रेक इवन सेल हो कितनी है 40,000 है, प्रॉफिट अर्न इज ₹2,000, प्रॉफिट कितना अर्न किया आपने 2,000 का, फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है 8,000 की, डिटरमाइन करनी है क्या एक्चुअल सेल, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से समझ में आया क्या कह रहा है आपको। एक तो क्या दे दी इन्होंने, ब्रेक इवन सेल दे दी, ठीक है। ब्रेक इवन सेल कितनी दे दी कि 40,000 यूनिट आप क्या करोगे, सेल करोगे, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल कितनी है 40,000 यूनिट सेल करने पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है, मतलब कि आपकी, अगर मैं बात करूँ इसकी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट। तो इसने क्या कहा, आप तब क्या करते हो, टोटल 40,000 यूनिट सेल करते हो, 40,000 यूनिट सेल करते हो, उस वक्त कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है, आपका फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। और फिक्स कॉस्ट देने इसने कितने की 8,000 की। तो सिंपल सी बात है, तब आप 40,000 यूनिट क्या करते हो, सेल करते हो, उस वक्त आपका कंट्रीब्यूशन और आपकी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, दोनों इक्वल होते हैं। तो मतलब यहाँ पे यही भी क्या होगा, अपना का 8,000 होगा, ठीक है। तो हमें ये पता ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो इस केस में हमें ब्रेक इवन पॉइंट पता है कि कितनी सेल कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी कर रहे हैं 40,000 की क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट भी गिवन हमें कितने की 8,000 की, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन गिवन, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पर यूनिट क्या निकलेगा, तो हमारा ये निकलेगा कितना निकलेगा 0.2, ठीक है ना, 0.2 रुपीज, ठीक है ना। तो
ये हमारा कितना निकला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा निकला 0.2 रुपीज, ठीक है। तो 0.2 निकला, तो इस केस में 0.2 हमारा क्या निकला, कंट्रीब्यूशन निकला। तो हमारे पास ये पता कि हमें कितना प्रॉफिट हमें क्या करना है, अर्न करना है। तो इस केस में क्या करोगे आप, 8000 में क्या ऐड कर दोगे अपना डिजायर्ड प्रॉफिट, कितना आपका डिजायर्ड प्रॉफिट 2000, और हमें कंट्रीब्यूशन पता लगे कितना, हमारा कंट्रीब्यूशन 0.2, ठीक है। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 0.2। तो 0.2 को अब डिवाइड करो किससे, ऊपर वाले से, तो कितना आ जाएगा ये 10,000 डिवाइडेड बाई 0.2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 5 जा 10, और ये आ जाएगा आपका 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50,000 इज द राइट आंसर। बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 38th क्वेश्चन आपका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रॉफिट इज 15,000 एंड पीवी रेशियो 40%। तो आपको क्या बताना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना, आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है, इस केस में आपको प्रॉफिट गिवन है और कितना 15,000 आपको दे रखी पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो कितनी आपकी 40%, ठीक है। पीवी रेशियो क्या होती है आपकी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन को रेशियो में निकाल दूं तो मैं उसको ही पीवी रेशियो कह देती हूँ। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आपकी, सॉरी सेल आपने कितने की, माइनस कर देगा वेरिएबल कॉस्ट, आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फिक्स कॉस्ट, और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। तब आप नॉर्मल आप कहते हो, मान लो 100 आपकी क्या है सेल है, 60 रुपीज आपका क्या है वेरिएबल कॉस्ट है, 40 क्या है आपका कंट्रीब्यूशन, तो ये क्या होगा आपका कंट्रीब्यूशन। अगर मैं निकालती हूँ इसको रेशियो में, ठीक है ना, कि कितना रेशियो है, अगर मैं सेल से कंपेयर करती हूँ, मैं इसको परसेंटेज में निकालती हूँ, तो कितना परसेंटेज है ये सेल का, 40% है, किसका, सेल का। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कह सकते हो ना इसको, मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि सेल का कितना है 40% है, ठीक है। तो आपका जो 40% निकल के आया कंट्रीब्यूशन, इसको ही मैं क्या कहती हूँ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। बात क्लियर हुई, आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होती है, तो मैं कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो क्या कहलाएगी आपकी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहलाएगी, ठीक है। अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है आपका कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपने कितनी सेल की है, ठीक है, कि आपकी टोटल सेल कितनी है, उसमें से आप माइनस कर दो अपना ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपका क्या निकलेगा यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलाता है। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि इतना प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, उसके बाद आप जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते जाओगे ना, वो ही आप क्या होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, देखो बच्चों प्रॉफिट गिवन है ना प्रॉफिट, और आपको पीवी रेशियो गिवन है, पीवी रेशियो में होती है कंट्रीब्यूशन गिवन है, और यहाँ पर जहाँ पे फिक्स कॉस्ट इक्वल होंगे वहीं पे आपका क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये आपको पीवी रेशियो की फॉर्म में गिवन और आपको क्या गिवन है प्रॉफिट गिवन है। तो आपका यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, आपके जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा आपका प्रॉफिट, कितना आपका प्रॉफिट है आप डिवाइड कर दोगे किससे, अपनी पीवी रेशियो से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या निकलाएगा यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलाएगा, ठीक है ना। किसकी फॉर्म में, आपका रुपीज के फॉर्म में। अगर वैसे ही पूछ रखा होगा, नॉर्मल पूछ रखा होता तो आप क्या करते, टोटल सेल में से क्या माइनस कर देते, ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर देते, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे टोटल सेल गिवन होती, लेकिन वो गिवन नहीं है, मेरे को क्या गिवन है प्रॉफिट और पीवी रेशियो गिवन है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी डिवाइड कर दूंगी प्रॉफिट और किससे, अपने पीवी रेशियो से। तो प्रॉफिट कितना है मेरा यहाँ पे, प्रॉफिट है मेरा 15,000 डिवाइडेड बाय क्या, मेरी पीवी रेशियो कितना 40%, ठीक है। तो 40% पीवी रेशियो, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा 375, यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा 37500, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 3750 और 10 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल आंसर आ जाएगा 37,500, आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। तो बात क्लियर हुई यहाँ पे वाली, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एट फाइनेंस प्रोडक्शन एंड सेल इज ऑलमोस्ट अ नेसेसिटी फॉर द बेस्ट यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसने यहाँ पे क्या कहा, जो आपका बजटरी कंट्रोल है फाइनेंस प्रोडक्शन और सेल के ऊपर क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है, किस चीज के लिए, फॉर द बेस्ट यूज, मतलब कि बेस्ट यूज करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। जो आपका बजटरी कंट्रोल है फाइनेंस प्रोडक्शन और सेल लेवल पे जरूरी होता है क्या, अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छे से करनी है तो ये क्या आपकी यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है, उनको बतानी है ट्रू स्टेटमेंट ही बतानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट और पढ़ लेते क्या पता वो भी ठीक हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन बी अप्लाइड टू ईच कंसर्न वेयर बजटरी कंट्रोल इज लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर। तो उसने क्या कहा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो हर एक कंसर्न में जरूरी होता है, लेकिन बजटरी आपका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जरूरी होता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगी वहीं पर बजटरी कंट्रोल होगा, वरना बजटरी कंट्रोल नहीं होगा, बजटिंग नहीं होगी कहीं पर भी,
मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप बजटरी कंट्रोल को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ही क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, वो थे और भी तो होगा नहीं ना, तो वो होगा नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर देखो आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। यहाँ पर भी ट्रू स्टेटमेंट क्या पूछ रखा आपसे, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। और क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग से ही है। इन स्टैंडर्ड कोस्टिंग स्टैंडर्ड रिलाई ऑन टेक्निकल असेसमेंट वेयर एज बजटरी टारगेट इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्चुअल एडजस्टेड टू फ्यूचर ट्रेंड। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि आपका स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिर्फ टेक्निकल असेसमेंट के ऊपर बेस होता है, बजटरी पास्ट डाटा के ऊपर नहीं। बजटरी पूरे का पूरा पास्ट डाटा के ऊपर बेस नहीं होता, ठीक है ना, उसके अंदर भी हमें टेक्निकल असेसमेंट करनी पड़ती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है, और हमें क्या बतानी है, गलत स्टेटमेंट ही बतानी है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगी मेरे लिए, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, द स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज मच वाइडर देन बजटरी कंट्रोल। ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड कोस्टिंग का स्कोप ज्यादा होता है कंपेयर टू आपके बजटरी कंट्रोल के स्कोप से। ये स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। बजटरी कंट्रोल डिमांड फंक्शनल कोऑर्डिनेशन वेयर इट इज नॉट इन द केस ऑफ आइदर स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या डिमांड करती है, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन की, और जो इट इज नॉट इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग में फंक्शनल कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी आपके क्या है, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए और सी यहाँ पे अब तक मेरे क्या है, दो रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोर्थ और पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड कोस्टिंग प्रेस्क्राइब मॉनेटरी लिमिट। स्टैंडर्ड कोस्टिंग प्रेस्क्राइब अ मॉनेटरी लिमिट। क्या मॉनेटरी लिमिट को प्रेस्क्राइब करते हैं आपकी स्टैंडर्ड कोस्टिंग, हाँ ठीक है ना, मॉनेटरी लिमिट आती है किसके अंदर, आपके स्टैंडर्ड कोस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी ए और सी क्या हो जाएगी आपके लिए, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, ए एंड सी आर द रॉन्ग स्टेटमेंट। बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं हम लोग बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बेनिफिट मिलने वाला है अपने एग्जाम को क्रैक करने में इन वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।